नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। आज के 21 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बमबारी भी कर रहा है। और ऐसे में यूक्रेन ने आईसीजे की शरण ली और वहीं आईसीजे ने रूस को तुरंत यूक्रेन से अपना मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का आदेश भी दे दिया। और वहीं आईसीजे ने भारतीय जज जस्टिस दलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ वोट किया है। और वहीं यूनाइटेड नेशन की टॉप कोर्ट ने 15 जजों की वोटिंग के बाद ये फैसला सुनाया है, जिसमें 13 जजों ने खिलाफ और 2 जजों ने रूस के पक्ष में मतदान किया। हालांकि रूस यूक्रेन मुद्दे पर उनका यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आधिकारिक विदेश नीति से पूर्णतः अलग है। और वहीं भारत ने यूएन में यूक्रेन के जरिए इस मामले को हल करने पर जोर दिया था। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जारी खूनी जंग चौथे हफ्ते भी लगातार जारी है और इस युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है और वहीं सैकड़ों निर्दोषों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर नो फ्लाई जोन का जिक्र करते हुए कहा कि नाटो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करे ताकि रूसी हवाई हमले बंद हो सके। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो फ्लाई जोन लागू करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल बुधवार को अमेरिकी संसद में जेलेंस्की अवतरित हुए, जहां उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो नाटो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करे ताकि रूसी हवाई हमले बंद हो सके। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह हमारे देश और पूरे यूरोप के लिए चुनौती का वक्त है। और वहीं जेलेंस्की ने आगे कहा कि आपको हमारी और मदद करनी होगी और रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने होंगे ताकि वो हमले रोकने के लिए मजबूर हो जाए और ये सुनिश्चित कीजिए कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए एक कौड़ी ना मिले। और इसके अलावा आपको बता दें कि जेलेंस्की के भाषण पर अमेरिकी सांसदों ने खूब तालियां भी पीटी, लेकिन बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नो फ्लाई जोन लागू करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकते। हालांकि बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की सैन्य मदद की घोषणा कर दी, जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और वहीं पुतिन ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन में हमारा ऑपरेशन तयशुदा योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और कीव और दूसरे शहरों के करीबी रूसी सेना की मौजूदगी कब्जे के लिए नहीं है। हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते। यूक्रेन को हमारी जायज मांग पूरी करनी होगी। और वहीं रूस ने यूक्रेन के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, यूक्रेन नाटो में शामिल ना होने की लिखित गारंटी दे। और वहीं दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि यूक्रेन अपनी सेना की ताकत सीमित करे। और तीसरा, लुहांस्क और दोनेत्स्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे। हालांकि 21 दिन की जंग के बाद भी जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन पर रूसी सेना का बुधवार को 21वें दिन भी हमला जारी रहा और इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान सफल रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को रूस को धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंपल बोर्ड नहीं बनने देंगे। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक और योजना के तहत जारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य ऑपरेशन चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम यूक्रेन को रूस के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के लिए एक सिंपल बोर्ड के रूप में काम करने की इजाजत नहीं देंगे। और पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन पर कब्जा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी के प्रतिबंध नाकाम रहे। वहीं यूक्रेन पर हमले करने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। और इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने कर्मचारियों को वेतन, पेंशन बढ़ाने के वादे भी किए। और गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की जंग को 3 हफ्ते हो गए, लेकिन दोनों देशों के बीच टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहे। और इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में 24 घंटे का लॉकडाउन भी लगा दिया गया। किसी को भी सड़कों पर आने की इजाजत नहीं दी गई। और वहीं पूरी रात तेज धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। और वहीं बुधवार सुबह भी कहीं से छोटे हथियारों के गरजने की आवाज सुनाई दे रही। और वहीं 24 फरवरी से चल रही इस जंग में रूस के हमलों में यूक्रेन के करीब 103 बच्चे मारे जा चुके हैं और वहीं 100 से ज्यादा बच्चे घायल हो चुके हैं। वहीं यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार गठन को लेकर बीजेपी की कवायद तेज हो गई।
और वहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश में नई मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर बैठकों और मंथन का दौर जारी रहा और वहीं योगी मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में करीब 5.5 घंटे तक बैठक चली है। और वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे, जिसमें मंत्रियों की लिस्ट को लेकर विचार किया गया और साथ ही राज्य में एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन हुआ। और वहीं पार्टी योगी आदित्यनाथ पर फिर से भरोसा जता रही है और वहीं योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वो 21 मार्च को करीब दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी अब जोरों शोरों से की जा रही। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और वहीं 21 मार्च को दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। और वहीं स्टेडियम में तैयारियां अभी जारी है, लेकिन शपथ ग्रहण किस तारीख को होगा या समारोह में कौन कौन से मेहमान होंगे, ये सब तय करने के लिए दिल्ली में देर रात तक बैठक भी चली, जिसमें मेहमानों को बुलाने पर भी चर्चा की गई। और वहीं अमित शाह के घर हुई इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल थे। और काफी मंथन के बाद यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई, तो वहीं उधर पार्टी गोवा और मणिपुर पर भी फैसला कर चुकी। और गोवा में एक बार फिर प्रमोद सावंत, तो मणिपुर में एन बीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और दोनों नेताओं ने कल संसद भवन में पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। हालांकि उत्तराखंड में सीएम कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और वहीं सीतापुर जनपद के महमूदाबाद में कुछ दिन पहले ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा का देहांत हुआ था, जो 6 बार के विधायक रहे नरेंद्र सिंह वर्मा के बड़े भाई थे। और वहीं आज उनकी शोक सभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे और वहीं आपको बता दें कि जिस समय चुनाव चल रहा था उस समय नरेंद्र सिंह वर्मा, जो सपा के विधायक पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बड़े भाई की तबीयत खराब होने का संदेश भी दिया था। और वहीं बीच में लीवर ट्रांसप्लांटेशन की बात भी आई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने डेट बढ़ा दी थी। और वहीं चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन ही महेंद्र सिंह वर्मा ने इस संसार को अलविदा कह दिया और उनकी शव यात्रा में लगभग करीब 1 लाख से अधिक लोग मौजूद थे। और वहीं लगभग हर पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। और वहीं सूत्रों की माने तो उस दिन ही अखिलेश यादव के आने की बात हुई थी, मगर प्राप्त जानकारी के अनुसार बेकाबू भीड़ पर नियंत्रण पाना मुमकिन ही नहीं था और शायद इस वजह से उस दिन अखिलेश यादव के आने का कार्यक्रम टल गया था। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से महमूदाबाद जाते समय बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा में चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुके और वहीं चाय पीते पीते उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में खुलेआम बेईमानी की है और गांव में पैसे बांटे हैं और हम सबको पता है। और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीतापुर जनपद के महमूदाबाद निवासी सपा नेता महेंद्र सिंह वर्मा की मृत्यु के उपरांत शोकाकुल परिवार को ढांढस बढ़ाने के लिए उनके आवास पर जा रहे थे, तब ये रास्ते में कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुके और वहीं चाय पीते पीते लोगों से उन्होंने चर्चा शुरू कर दी और लोगों से उन्होंने पूछा कि आपके क्षेत्र में विधानसभा चुनाव का कैसा परिणाम रहा। और लोगों ने बताया कि सपा प्रत्याशी राकेश वर्मा भारी वोटों से जीत गए थे, लेकिन उनको बेईमानी करते हुए हराया गया। और वहीं इस पर मुखिया अखिलेश यादव ने लोगों से कहा ये तो सही बात है और लखनऊ सहित बहुत सी जगहों पर बीजेपी ने बेईमानी की है, जिसकी वजह से आज वो सरकार बनाने में सफल हुए। और उन्होंने लोगों से ये भी पूछा कि क्या बीजेपी ने गांव में पैसे भी बंटवाए हैं, तो लोगों ने जवाब दिया कि बीजेपी के प्रत्याशी ने चुनाव जीतने के लिए खूब पैसे बांटे। और इसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव का बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा के निंदोरा में जगह जगह उनका सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और वहीं कुर्सी में मशहूर राजेंद्र यादव के होटल पर जैसे ही रुके अखिलेश यादव, तो काफी संख्या में लोग और सपा कार्यकर्ता एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई
और दुकानदार से बोले कि कुल्हड़ में चाय पिलाइए और पीते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि इसमें चीनी कम है और फिर दूसरी चाय मांगे और चाय की चुस्की ले रहे थे। फिर मुस्कुराते हुए बोले कि इसमें चाय पत्ती कम है। फिर दुकानदार मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव को देखने लगा और वो भी मुस्कुराने लगे। फिर चुनाव का चर्चा करते हुए बीजेपी पर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगाया गया। वहीं प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और शिवपाल ने कहा कि हम बीजेपी की बेईमानी से चुनाव हार गए। वहीं सपा संगठन पर भी सवाल खड़ा करते हुए शिवपाल ने कहा कि सपा का संगठन इस चुनाव में काम नहीं कर पाया और अगर 5 साल पहले बूथ कमेटी बना दी गई होती तो समय से टिकट बांट दिए होते तो बीजेपी 100 पर और हम 300 पर होते। और वही नेता प्रतिपक्ष बनने पर कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। और वही इटावा में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में हुई सपा गठबंधन की हार जनता का जनादेश है, जिसका हम स्वागत करते हैं और हम लोग अभी हार की समीक्षा नहीं कर पाए। जो भी हार के कारण समझ में आ रहे हैं उससे लगता है कि हम बीजेपी की बेईमानी और चालाकियों से हार गए। और वहीं बीजेपी जनता की जनादेश से नहीं जीती बल्कि चालाकियों और बेईमानी से चुनाव जीती है। वहीं प्रत्येक बूथ पर अंतिम सूची में घपलेबाजी हुई है और ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के फॉर्म एसएसपी ने खुद मंगवाकर वोट डलवाए और सबसे ज्यादा वोट सपा को पोस्टल बैलेट से मिला। और वहीं पोस्टल बैलेट से सपा 304 सीटों पर जीती है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस को राज्यों में मिल रही लगातार हार के बाद पार्टी में हलचल अब एक बार फिर तेज हो गई है और एक बार फिर पार्टी के नाराज नेताओं का ग्रुप G23 एक्टिव हो चुका है और साथ ही अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। और वहीं पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो उसके लिए G23 का एक मंच की तरह काम कर रहा है। और वहीं 5 राज्यों में हार के बाद अब इस ग्रुप ने एक बार फिर बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए और बैठक के बाद एक सामूहिक बयान जारी कर बिना नाम ले गांधी परिवार को नसीहत दी गई है कि कांग्रेस का भविष्य केवल सामूहिक और समावेशी नेतृत्व का मॉडल अपनाने पर टिका है। और चर्चा है कि गुरुवार को गुलाम नबी आजाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते थे। और वहीं कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं द्वारा जारी साझा बयान में कहा गया कि हालिया विधानसभा चुनावों में आए शर्मनाक नतीजे और कांग्रेस से लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के छोड़कर जाने पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और कांग्रेस के लिए आगे की दिशा केवल सामूहिक और समावेशी नेतृत्व का मॉडल अपनाने पर टिकी है। और वही असंतुष्ट नेताओं ने कहा कि बीजेपी का विरोध करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। और वहीं बयान में मांग की गई कि 2024 में लिए विश्वसनीय विकल्प तैयार करने के लिए कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत भी करे। और बयान के अंत में यह भी कहा गया कि अगले कदम का ऐलान जल्द किया जाएगा और ये पहली बार है जब कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की तरफ से आधिकारिक तौर पर साझा बयान जारी किया गया। और वहीं साफ है कि कांग्रेस का झगड़ा आगे और बढ़ाने वाला है। और वहीं सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस टूट की तरफ आगे बढ़ रही है। और वहीं मुंबई पुलिस की छवि लगातार कुछ पुलिस अधिकारियों की वजह से खराब होती जा रही है और वहीं कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी खुलेआम हफ्ता वसूली भी कर रहे हैं। और वहीं मुंबई में कुछ जोन के डीसीपी बड़े पैमाने पर वसूली का रैकेट भी चला रहे हैं और आगे भी कई डीसीपी अधिकारियों पर मामले दर्ज हो सकते हैं। और वहीं मुंबई पुलिस द्वारा वसूली के आरोपी डीसीपी सौरभ त्रिपाठी अभी फरार बताए गए हैं और ये मामला अंगाड़िया लोगों से जुड़ा है। और वहीं एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में 3 पुलिसकर्मियों ने अंगाड़िया को गलत तरीके से हिरासत में रखकर वसूली ली। और वहीं एलटी मार्ग जोन 2 के अंतर्गत आता है जिसके डीसीपी सौरभ त्रिपाठी थे और कुछ हफ्ते पहले सौरभ त्रिपाठी का जनहित का हवाला देते हुए तबादला भी कर दिया गया था। और इस केस की जांच क्राइम ब्रांच ने की और केस में 3 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए और अब डीसीपी सौरभ त्रिपाठी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
और वहीं गिरफ्तारी के डर से त्रिपाठी फरार हो चुके हैं। मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी ओम वांगते की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया और अदालत ने उसे 19 मार्च तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया। और मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने तीनों आरोपी पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया। और वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि पुलिस अधिकारी ओम ने पूछताछ में डीसीपी सौरभ त्रिपाठी का नाम लिया और वहीं सौरभ ने अंगाड़िया से पैसे वसूलने को कहा था, जिसके बाद सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया और इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईयू की टीम कर रही है। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस निरीक्षक नितिन कदम, उप निरीक्षक समाधान जामदाड़े और ओम वांगते को गिरफ्तार किया गया। और वहीं वांगते दक्षिण मुंबई के मुंबा देवी इलाके में स्थित अंगाड़िया से कथित रूप से वसूली करते थे। और वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 10 से ज्यादा अंगाड़िया का बयान भी दर्ज किया और अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिर इन आरोपियों ने लोगों को कितने लोगों से वसूली की और वसूली में क्या और कोई अधिकारी भी जुड़े हुए और इसकी भी अभी क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा ये पर्व हर धर्म संप्रदाय जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है और इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगाते हैं और एक दूसरे को गुलाल भी लगाते हैं। और इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में भी होली का उत्सव मनाया गया और मजेदार बात यह रही कि पुराने छात्र अपने नए स्कूलों को छोड़कर अपने पुराने स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। और वहीं सहायक अध्यापिका दीक्षा पटेल ने बच्चों को बताया कि ये पर्व घिनौना रूप धारण कर चुका है, जिसमें शराब और अन्य नशीले पदार्थ का भरपूर सेवन होने लगा और राह चलते लोगों पर कीचड़ उछाला जाता है। होली की जलती आग में घरों के किवाड़, चौकी, छप्पड़ जलाकर राख कर दिए जाते हैं और खेत खलियान, अनाज मवेशियों का चारा तक स्वाह कर देना और अब साधारण सी बात हो गई है। तो बच्चों, हमें ये सीख लेनी चाहिए कि ये सब काम नहीं करना है और प्रेम के बदले जो दुश्मनी पनप रही है उसे खत्म करना है और केवल रंग और गुलाल से ही होली खेलनी है। और वहीं श्री कृष्ण के ब्रज में होली के रंग बरस रहे और इन रंगों के साथ बरस रहे आनंद में सरोबार होने के लिए कन्हैया के भक्त ब्रज में डेरा डाले हुए। और वहीं बरसाना, नंदगांव, वृंदावन और मथुरा की होली के बाद मंगलवार को गोकुल में होली का आनंद भी बरसा और भक्ति के रंगों में डूबे भक्त आनंदित हुए। और वहीं बाल गोपाल स्वरूपों ने छड़ी मारकर होली भी खेली और वहीं नंदगांव में से बाल गोपाल का डोला भी निकाला गया और कन्हैया के गांव गोकुल में द्वार की छड़ी मार लीला के दर्शन पाकर भक्त निहाल हो गए। और वहीं गोकुल की गलियों में सतरंगी छटा बिखरी और वहीं गोकुल में छड़ी मार होली को देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु भी आए और गोकुल की दिव्य होली का आनंद लिया गया। और सबसे पहले कान्हा के बाल स्वरूप को फूलों से सजी धजी पालकी में बैठाकर नंद किला से शोभ यात्रा भी निकाली गई। और वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार अपने प्लान में नई मूल्य वृद्धि की घोषणा के कुछ ही हफ्तों बाद नेटफ्लिक्स ने उन लोगों के बीच पासवर्ड साझा करने की व्यापक प्रथा पर नकेल कसने की शुरुआत की है जो एक ही घर में नहीं रहते और ऐसे लोगों को नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते रहने के लिए कंपनी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहेगी। और वहीं उत्पाद नवाचार के निदेशक चेंगाई लोंग ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जबकि ये बेहद लोकप्रिय रहे हैं और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कब और कैसे साझा किया जा सकता है इस बारे में कुछ भ्रम भी पैदा किया है और नतीजतन खातों को घरों के बीच साझा किया जा सकता है और ये हमारे सदस्यों के लिए शानदार नए टीवी और फिल्मों में निवेश करने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर रहा है। और वहीं टेस्टिंग पीरियड के दौरान नेटफ्लिक्स 3 देशों चिली, कोस्टा रिका और पेरू में इसे आजमाएगा और वहां नए खातों में प्रोफाइल देखने की क्षमता भी स्थानांतरित करने के अलावा ग्राहकों को रियायती मूल्य पर अपने पैकेज में अतिरिक्त दर्शक जोड़ने का विकल्प भी मिलेगा। और ये काम चिली में 2380 CLP, कोस्टा रिका में 2.99 USD और पेरू में 7.9 पेन में किया जा सकेगा। और ये पहली बार नहीं है जब नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाई है।
और वहीं पिछले साल अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को दूसरे के खातों से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए कंपनी ने एक खाता सत्यापन फीचर के साथ प्रयोग किया था, लेकिन अतिरिक्त सदस्य जोड़े और स्थानांतरण प्रोफाइल सुविधाओं को लाने से संकेत मिलता है कि नेटफ्लिक्स रणनीतिक रूप से सोच रहा है कि ये कैसे ग्रो करना जारी रख सकता है, क्योंकि कंपनी के ग्राहकों की संख्या में अभी गिरावट जारी है और फिलहाल तो नेटफ्लिक्स इसे सिर्फ चिली, कोस्टा रिका और पेरू में ही टेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये इसे भारत भी लाता है तो यहाँ भी यूजर्स को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। और वहीं इस वक्त एक रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां पर रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी और अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। और यही आपको बता दें कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर के पास की घटना है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की घायल हो गए हैं।